श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। हम पिछली क्लास में देख रहे थे डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण। तो डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या था कल की क्लास में? जनरेटिंग ईएमएफ बराबर 5ZN अपॉन 60 इंटू P अपॉन A। तो ये हमारा डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण होता है। तो इससे हम जनरेटर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की प्रेरित ईएमएफ या उत्पन्न होने वाली ईएमएफ की गणना करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाई क्या था? पोल की फ्लक्स थी। पोल की फ्लक्स थी। जेड क्या थे? आर्मेचर कंडक्टर थे। आर्मेचर कंडक्टर। एन क्या थी? स्पीड और आप आर्मेचर की स्पीड है ना, आर्मेचर की स्पीड, आर्मेचर की घूमने की जो स्पीड होती है। पी क्या है? यहाँ पे पोल है, नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या। ए क्या है? पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथ की संख्या। तो इस प्रकार से हमारा ये जनरेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, समीकरण होता है। इसके आधार पर हम जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित होने वाली ईएमएफ की गणना करते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, हम अगली क्लास में देख रहे थे, पिछली क्लास में, इसके आगे हम देखते हैं। पिछली क्लास में हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। न्यूमेरिकल अपन देख रहे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। तो इसमें यह था, लैप बाइंडिंग के क्वेश्चन थे कुछ, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के क्वेश्चन थे, है ना। हमारे पास आर्मेचर में दो प्रकार से बाइंडिंग कर रही जाती है, एक होती है लैप बाइंडिंग, एक होती है वेब बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है अपन ने पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं। कल हम कुछ सवाल कर रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो आज का हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। आज का न्यूमेरिकल, तो आप क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करिए। तो क्वेश्चन है, 4 पोल वेव बाइंडिंग जनित्र के आर्मेचर में 51 खांचे व 20 चालक प्रति स्लॉट है। यदि ध्रुव फ्लक्स 7 मिलीवेबर व गति 1500 आरपीएम है, तो आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान ज्ञात करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा जनरेटिंग ईएमएफ का समीकरण या फार्मूला हमारा क्या था? 5ZN बटे 60 इंटू PY/A। ये अपना फार्मूला था। तो अब इसमें हम सभी के मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखते हैं हमें दिया क्या क्या है, हमें क्वेश्चन में, प्रश्न में दिया क्या क्या है, तो हम उसके हिसाब से पूरी वैल्यू हम यहाँ पे रख के कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें जनरेटिंग ईएमएफ का मान पता चल जाएगा। तो हमारा फाई का मतलब क्या है? ध्रुव पोल की फ्लक्स। तो ये क्या है? फाई बराबर 7 मिली वेबर। हम इसमें रखते काय में है? वेबर में। तो मिली को हम सॉल्व करेंगे, तो मिली को हम 10 की घात -3 वेबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाई की वैल्यू ये रखना पड़ेगा। उसके बाद हम जेड देखते हैं। जेड, तो जेड क्या होता है? आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। तो हमारे पास टोटल स्लॉट कितने हैं? 51 है, और एक
खांचे में मतलब 20 चालक प्रति स्लॉट है, मतलब प्रति खांचे, है ना। तो एक खांचे में 20 कंडक्टर है और टोटल है अपने पास 51 खांचे। तो हम यहाँ पे 51 गुणित 20 करके हम लिख लेंगे। अब हम एन देखते हैं, तो एन क्या है हमारे पास, स्पीड। तो आर्मेचर की स्पीड कितनी है, 1500 आरपीएम। तो हम यहाँ पे 1500 लिख कर रख देंगे। और हमारे पास यहाँ पे पोल, पोल की संख्या क्या है, 4। हम पोल यहाँ पे 4 आ जाएंगे। और ए क्या है हमारे पास, समांतर पाथ की संख्या, समांतर पथ की संख्या। तो वेब बाइंडिंग है, तो वेब बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे होती है 2। समांतर पथ की संख्या अपने पास कितनी होती है, 2। अब यहाँ पे हम इसमें पूरा एज इट इज हम मान रख देंगे। तो जनरेटिंग ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, तो क्या हो जाएगा, फाई हमने कितना मान निकाला, 7 गुणित 10 की घात 3, 7 गुणित 10 की घात 3 इंटू जेड 51 इंटू 20, 51 इंटू 20, एन का मान हम 1500 रख देंगे। ठीक है, हम 1500 रख देंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा। और पी पोल का मान कितना है, 4, और ए का मान कितना है, आर्मेचर वो पैरेलल पाथ की संख्या 2। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या क्या ऐसे कैंसिल होगा, ये 10 की घात -3, हमारे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 15 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 7 गुणित 51। तो हमारा प्रेरित ईएमएफ का मान हो जाएगा 357 वोल्ट। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से इसमें हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो हमें इस प्रकार से इसमें समीकरण में मान रख के, फॉर्मूले में मान रख के हमें वैल्यू पता करनी होती है। कई बार हमसे प्रेरित ईएमएफ का मान दे देता है, कई बार फ्लक्स का मान पूछ लेगा, कई बार आरपीएम पूछ लेगा, या फिर आर्मेचर कंडक्टर, कुछ भी। यहाँ पे हमें सारे मान रख के जो मान पूछा है वो निकाल सकते हैं ना। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है 6 पोल की संख्या के लिए लेप तथा वेब बाइंडिंग जनित में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे अब देखते हैं, उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला है Eg बराबर फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी वाई ए। तो ये हमारा जनरेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला है। तो अब हम देखते हैं कि इसका लैप और वेब बाइंडिंग में क्या होगा और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, किसके लिए, 6 पोल की संख्या के लिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा, पहले हम इसको देखते हैं लैप बाइंडिंग के लिए क्या होगा। लैप बाइंडिंग के लिए, तो लैप बाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, इजी लैप के लिए फाई जेड एन अपॉन 60, पोल की संख्या कितनी है, 6 है, और लैप में, लैप बाइंडिंग में जितने पोल की संख्या होती है उतने ही समांतर पथ की संख्या होती है। तो हमारा 6/6 हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, इजी लैप बराबर 5ZN/60। ठीक है, अब देखते हैं वेब बाइंडिंग के लिए। तो वेब बाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, इजी वेब बाइंडिंग, है ना। तो हमारा
5Z and 60, हमारा पोल कितने हैं 6, और वेब बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या 2 होती है, तो पोल हमारे 6 है और आर्मेचर समांतर पथ की संख्या 2 है, ये 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इजी वेब के लिए 5Z/n/60 इंटू 3। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है तो हम इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। इजी लैप बटे इजी वेब बाइंडिंग, है ना। तो इसमें क्या आया 5ZN/60, लैप बाइंडिंग का है 5ZN/60 और वेब बाइंडिंग का 5ZN/60 इंटू 3। तो ये 5ZN कंप्लीट है और ये 5ZN कंप्लीट है, तो इससे ये पूरा का पूरा हम कैंसिल कर देंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3, तो हमारा इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1/3। तो हमारा यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमें इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करना होता है, तो हम इसका क्वेश्चन इस प्रकार बना सकते हैं। अब देखते हैं हम रनिंग अवस्था में डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण। साइड हेडिंग अपन डाल लो, रनिंग अवस्था में डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण। तो रनिंग अवस्था में डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण, सबसे पहले हमारा नॉर्मल ईएमएफ समीकरण क्या होता है, इजी बराबर 5ZN/60 इंटू PY/A। तो ये जो 60 है ये तो नियतांक है। अब हम देखते हैं कि एक बार हमारा जनरेटर बन गया, और जनरेटर बनने के बाद जब हम जनरेटर चालू करते हैं, मतलब जब जनरेटर चलाते हैं, तो उस समय हम क्या क्या परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो उस समय जो परिवर्तित कर सकते हैं वो हमारी काम की चीज रहेगी, बाकी जो परिवर्तन नहीं है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम Z यहाँ पे क्या है, Z आर्मेचर कंडक्टर। तो हमारा Z आर्मेचर कंडक्टर है, तो जब जनरेटर का आर्मेचर बनाते हैं तभी हम जनरेटर के आर्मेचर में ये डाल देते हैं क्या, कंडक्टर। इसकी संख्या को हम बार बार बदल नहीं सकते हैं, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या को हम बार बार बदल नहीं सकते। ये जब हम जनरेटर बनाते हैं तभी इसको ये फिक्स हो जाती है। उसके बाद में ये पोल P, ये भी हमारे क्या होता है, ये जब हम जनरेटर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तभी हम जनरेटर के पोल की संख्या को बनाते हैं, निश्चित कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक बार जनरेटर बन जाता उस समय हम पोल को भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद ए, तो ए भी हमारे समांतर पथ की संख्या है, समांतर पथ की संख्या, ये भी आर्मेचर में होगी, है ना, आर्मेचर में होगा। तो ये आर्मेचर में होगा तो ये क्या है, इससे भी बदल नहीं सकते, ये भी सब क्या है, ये जनरेटर बनाते समय इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जनरेटर बनाते समय या जनरेटर का निर्माण करते समय यह फिक्स हो जाता है ना, निर्माण करते समय कम या ज्यादा कर सकते हैं, है ना।
लेकिन जब जनरेटर बन गया, निर्माण हो गया, उसके बाद में ये तो अपन बदल नहीं सकते। और हमारा ये जो 60 है ये भी नियतांक है ना। तो ये कोई भी चीज हमारी जब जनरेटर चलेगा तो ये परिवर्तित नहीं होती है। क्या क्या परिवर्तित नहीं होती है? जेड, 60, पोल और आर्मेचर। तो हमारे पास बचा क्या क्या? हमारे पास जब ये नियत नहीं होंगी, जब जनरेटर चलाएंगे तो हम क्या परिवर्तित कर सकते हैं? तो हम परिवर्तित कर सकते हैं भाई फ्लक्स को, पोल की फ्लक्स को और आर्मेचर की स्पीड को। तो हमारा रनिंग अवस्था में जो समीकरण होगा वो सिर्फ इतना ही होता है, E बराबर फाई इंटू एन। तो जो जनरेटिंग ईएमएफ होता है वो पोल की फ्लक्स और आर्मेचर स्पीड के गुणनफल के बराबर या समानुपाती होता है ना। तो इसमें इस प्रकार से ये होता है। तो पोल की फ्लक्स और आर्मेचर की स्पीड के गुणनफल के दोनों के ये बराबर होता है। हम पोल जनरेटर की फ्लक्स को कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं और स्पीड को कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा कम्यूटेटर के ऊपर एक कंडक्टर रखे हुए हैं, है ना। और इस प्रकार से हमारे कुछ पोल लगे हुए हैं, दो पोल। तो ये हमारा आर्मेचर की कंस्ट्रक्शन होने के बाद इसमें ये कुछ है। तो इसमें हम बाइंडिंग करते हैं, तार करते हैं, फ्लक्स लगाते हैं पोल पर। तो इस प्रकार से इसमें हम फ्लक्स लगाते हैं, वो फ्लक्स बनाने के लिए हम इस पे बाइंडिंग करते हैं। और इसमें हम डीसी सप्लाई देके इसकी फ्लक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं ना, इसकी फ्लक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें करंट की मान जो कम ज्यादा होगी तो यहाँ पे फ्लक्स जो होती है सीधा करंट के समानुपाती होती है ना। तो करंट कम होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा कम होगी, और करंट ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगी। तो हम करंट के मान को कम या ज्यादा करके हम फ्लक्स को परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्लक्स के परिवर्तित, और ये हमारा आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर घूमता है शाफ्ट के माध्यम से, कैसे? प्राइम मूवर से, प्राइम मूवर से। तो ये हमारा प्राइम मूवर से घूमता है। तो प्राइम मूवर की स्पीड को कम या ज्यादा करके हम डीसी जनरेटर की आर्मेचर की घूमने की स्पीड को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हमारा रनिंग कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला Eg बराबर फाई इंटू एन हो जाता है ना। रनिंग कंडीशन में, रनिंग अवस्था में डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण ये होगा। अब इसके आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं एक इसका। तो हमारा क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर 1000 आरपीएम पर 200 वोल्ट उत्पन्न करता है, तो 1200 आरपीएम पर उसकी वोल्टेज या ईएमएफ कितनी होगी? ठीक है, तो हम आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। तो हमने अभी देखा है जो रनिंग कंडीशन, मतलब जनरेटर चल रहा है, 1000 आरपीएम पे घूम रहा है ना, मतलब जनरेटर चालू है, तो 1000 आरपीएम पर 200 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है। तो हमारा रनिंग कंडीशन का समीकरण क्या है, या फिर जो रनिंग अवस्था में उत्पन्न ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? फाई और एन का। तो क्वेश्चन में हम पे यहाँ पे फाई फ्लक्स के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ आरपीएम के बारे में दिया है। तो हम एक नॉर्मली सा ये ले लेंगे, इजी समानुपाती एन। तो फ्लक्स को हम क्या कांस्टेंट मान लेंगे, नियत मान लेंगे,
इसे यहाँ पे हम नियत मान लेंगे। तो नियत मान लेंगे तो मतलब इसको ये नियत है, कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, फ्लक्स को स्थिर रख रहे हैं और सिर्फ स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हमारा जो जनरेटिंग या प्रेरित ईएमएफ वो है, वोल्ट है, वोल्टेज है, तो वो स्पीड पे निर्भर करेगा। तो अब हम आगे देखते हैं इसको। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन इजी इजी वन समानुपाती इजी वन समानुपाती एन वन। पहली कंडीशन इजी वन। तो हमारा पहला क्या है, पहली कंडीशन में हमारा उत्पन्न वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट। हमारा उत्पन्न वोल्टेज कितना है पहली कंडीशन में, इसको नहीं भी लिखे तो पहली कंडीशन में हम देख सकते हैं, पहली कंडीशन में उत्पन्न वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट और आरपीएम कितना है, आरपीएम कितना है, आरपीएम है हमारा 1000 आरपीएम। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, हमें वोल्टेज ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे EZ2 की वैल्यू रख लेंगे, EZ2 लिख लेंगे, है ना। सेकेंडरी मतलब अपने को सेकेंड बार में हमें क्या उत्प्रेरित ईएमएफ का मान ज्ञात करना है और आरपीएम दिया है कितना, 1200 आरपीएम। तो इन दोनों की तुलना कर देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो EZ2 बटे 200 बराबर 1200 बटे 1000। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सा हमारा क्या हो जाएगा, 1200 गुणित 200 बटे 1000। ये 3 जीरो है, 2 जीरो इधर के 1 जीरो इधर का, तो 120 इंटू 2। तो हमारा प्रेरित ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा, हमारा प्रेरित ईएमएफ का मान हो जाएगा 240 वोल्ट। तो हमें EZ2 के बारे में पूछा है ना, तो EZ2 1200 आरपीएम पर उसकी वोल्टेज कितनी होगी, 240 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो हमें ये सब दिमाग में, माइंड में रखने वाली बातें होती हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं और याद कैसे करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा क्या है, हमें बनाना क्या है, निकालना क्या है ना। तो ये पहले आईटीआई लेवल पे, स्कूल लेवल पे बात अलग होती है कि रट लो भाई और कर लो, पर यहाँ पे कब कौन सी चीज पूछेगा हमें खुद नहीं मालूम होता है ना। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से पढ़ाई भी करना है ना, इसे नोट कर लिया होगा। तो अपना इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं। तो ये थे अपने ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर था, ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं डीसी जनरेटर के प्रकार, डीसी जनरेटर के प्रकार। ठीक है, डीसी जनरेटर के हम प्रकार देखते हैं। तो डीसी जनरेटर नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। डीसी जनरेटर सबसे पहली कंडीशन में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये होता है पृथक उत्तेजित। जनरेटर को हम जनित्र हिंदी में बोलते हैं ना, सबको पता होगा, पृथक उत्तेजित। और दूसरा होता है स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित जनित्र। तो पृथक उत्तेजित, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पृथक उत्तेजित को
बोलते हैं इंग्लिश में सेपरेटली। सेपरेटली एक्साइटेड एक्साइटेड जनरेटर। और ये स्व उत्तेजित मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब ये पृथक उत्तेजित जनित्र तो एक प्रकार का होता है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा उपयोगी होता है स्व उत्तेजित मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। नॉर्मली हमारे काम करने में, दैनिक जीवन में हमारा सेल्फ एक्साइटेड हम अपन जनरेटर का यूज करते हैं। तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं ना। तो स्व उत्तेजित के हमारे तीन प्रकार होते हैं। स्व उत्तेजित के हमारे तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है शंट जनरेटर। ये शंट जनरेटर, इसको हिंदी में बोल सकते हैं संट जनित्र, शंट जनित्र। दूसरा है सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर को हिंदी में बोल सकते हैं श्रेणी जनित्र। ठीक है। अब एक होता है कंपाउंड जनरेटर, इसे बोल सकते हैं यौगिक जनित्र। अब ये यौगिक जनित्र होते हैं दो प्रकार के। ये यौगिक जनित्र होते हैं दो प्रकार के। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को हम हिंदी में बोलते हैं संचयी यौगिक जनित्र, संचयी यौगिक जनित्र। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम बोलते हैं विभेदी यौगिक जनित्र। तो इतने प्रकार के हमारे डीसी जनरेटर होते हैं। तो इतने प्रकार के डीसी जनरेटरों के बारे में हमें पढ़ना है ना। डीसी जनरेटर नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेकंड होते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को तीन भागों में बांट दिया है, संट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर के दो भाग कर दिए हैं। कंपाउंड जनरेटर के दो भाग कौन कौन से हो गए? एक हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब इसके बारे में हम अब सबसे पहले देखेंगे। अब इसके आगे में हम पढ़ना चालू करते हैं तो हम देखते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र को हम बाह्य उत्तेजित भी बोल सकते हैं। और उत्तेजित का एक वर्ड होता है उत्तेजित या उत्साहित, है ना। अलग अलग नाम होते हैं हिंदी में, बहुत सारे एक ही चीज के दो से तीन नाम होते हैं कभी कभी, है ना। तो साइड हेडिंग डालना है पृथक उत्तेजित या बाह्य उत्तेजित जनित्र, है ना। इंग्लिश में नाम उसका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में अब देखते हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, फील्ड पोल जो होते हैं हमारे, है ना, जो फील्ड पोल हमारे इस प्रकार से हमारे फील्ड पोल होते हैं।
यहाँ पे आर्मेचर होता है, आर्मेचर ये कम्यूटेटर होता है, और ये हमारा इस प्रकार से ये कंप्लीट जनरेटर होता है। ठीक है, तो हम इस पे क्या करते हैं, फील्ड पोल पे हम बाइंडिंग करते हैं। तो ये बाइंडिंग होती है, जैसे ये एन ध्रुव है तो ये एस ध्रुव होगा, है ना। तो इसे हम किसी जनरेटर में ना जोड़ के, जनरेटर की सप्लाई ना देकर, हम किसी बाहरी सोर्स से बैटरी बैटरी या अदर कोई जनरेटर से, कोई और सोर्स से डीसी सप्लाई देते हैं इससे, है ना। इससे जब डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें जब करंट फ्लो होती है, करंट, फील्ड करंट, तो तब यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होता है, और फ्लक्स उत्पन्न होता है, आर्मेचर घूमता है तो फ्लक्स को काटता है, तो कंडक्टर फ्लक्स को काटता है, तो यहाँ पे हमें ये कार्बन ब्रश से हमें ये आर्मेचर कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश के माध्यम से हमें बाहर आउटपुट में क्या मिल जाता है, इसकी सप्लाई हमें आउटपुट में यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न, अपने को वोल्टेज मिल जाता है क्या। तो इस प्रकार हमारा जनरेटर काम करता है। हमें इसके जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को ना देकर हम किसी बाहरी सोर्स से, क्या बाहरी सोर्स से अपन देते हैं, कोई बाहरी माध्यम से, सोर्स से हम इसे वोल्टेज अपन देते हैं या ईएमएफ देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं डीसी, तो तब हमारा ये एक्साइटेड हो जाते हैं, फ्लक्स उत्पन्न करने लगता है, तो जनरेटर में हमारा ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यदि यहाँ पर पोल में करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नेट नहीं बनेगा, फ्लक्स नहीं बनेगी, तो ये अपना आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जनरेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, फाइव जेड एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए। तो फ्लक्स जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे जीरो में सबसे कितना भी कुछ, इतना कुछ भी रहे, तो जीरो से गुणा करने पे हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ, जनरेटिंग ईएमएफ का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए फ्लक्स का होना बहुत जरूरी है ना। जब वोल्टेज तैयार करते हैं, वोल्टेज बनाते हैं, जनरेटर बिल्डअप करते हैं, तो हमें फ्लक्स का होना बहुत जरूरी है। इसे हम बाहरी माध्यम से इसे एक्साइट करते हैं। तो एक्साइट करना किसे कहते हैं? एक्साइट मतलब होता है जो पोल होते हैं, फील्ड पोल को सप्लाई देकर इसमें फ्लक्स को जनरेट करना, मतलब उत्तेजित करना, है ना। तो इसमें जब सप्लाई देते हैं, फील्ड करंट फ्लो होती है, तो इसे एक्साइट करना या इसे ही हम बोलते हैं उत्तेजित करना, है ना। एक्साइट को हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित। तो एक्साइट करते हैं। तो अब इसका डायग्राम कैसे होता है, हम डायग्राम देखते हैं। ये तो समझाने के हिसाब से बताया था। इसका एक डायग्राम होता है, जैसे हम आर्मेचर को इस प्रकार से डायग्राम में बनाते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर होता है, ठीक है। और इसके इस प्रकार से हमारा आर्मेचर होता है ना। ये आर्मेचर हो गया, ये कार्बन ब्रश हो गए, कार्बन ब्रश के माध्यम से हम ये टर्मिनल पे सप्लाई जोड़ देते हैं, हमें यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट में मिल जाता है। और यहाँ पे हम कोई लोड जोड़ देते हैं। अब इसकी फील्ड वाइंडिंग को, ये जो पोल है, पोल वाइंडिंग को हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्र कुंडली बोलते हैं। तो क्षेत्र कुंडली को हम यहाँ पे बनाते हैं, ये क्षेत्र कुंडली का सिंबल है। और क्षेत्र कुंडली फील्ड कॉइल को हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हम किसी अन्य माध्यम से इसे जनरेटर में, आर्मेचर से, जनरेटर से ना जोड़ के किसी और माध्यम से हम यहाँ पे ईएमएफ देते हैं। तो ईएमएफ देते हैं, ये स्विच है,
यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, एक परिवर्ती रेजिस्टेंस प्रतिरोध हम जोड़ते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, अब देखो हमने यहाँ पे बैटरी लगाया, बैटरी लगाने के बाद में या कोई अदर सोर्स है, हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं, किसको, फील्ड कॉइल को, तो हमारी ये जो है फील्ड कॉइल है, ये फील्ड कॉइल हो जाएगी। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र कुंडली, क्षेत्र कुंडली नाम देख लेते हैं ना। और ये हमारा क्या है, आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर है। इसके बाद में इसको प्रतिरोध बोलते हैं, तो इसे प्रतिरोध ना बोलकर, परिवर्ती प्रतिरोध ना बोलकर, इसे हम बोलते हैं क्षेत्र नियंत्रक, क्षेत्र नियंत्रक। हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र नियंत्रक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड रेगुलेटर, फील्ड रेगुलेटर, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। हमारे ये ई हमने काय से दे रहे हैं, हम इसे बैटरी से इसे हम सप्लाई दे रहे हैं, ये हमारा स्विच हो जाएगा, ठीक है। ये लोड का प्रतिरोध हो जाएगा, लोड का प्रतिरोध, है ना। तो इस प्रकार से हम इसके नाम दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यदि हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन किया तो सप्लाई यहां से जाएगी, फील्ड रेगुलेटर से होते हुए यहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो ये फील्ड में जाएगी, तो इसे फील्ड कॉइल बोलते हैं। तो हमारी करंट कौन सी हो जाएगी, आईएफ, फील्ड करंट, है ना। जब फील्ड करंट में जाएगी तो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारा फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, तो रनिंग कंडीशन में हमारा क्या होता है, इजी समानुपाती होता है फाई एन। तो हमारा यहाँ पे फ्लक्स बन जाएगा और आर्मेचर घूमेगा, जब आर्मेचर घूमेगा तो हमारा क्या, ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा जनरेटर में। तो इस प्रकार से हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। अब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है यदि यदि इसे तो नोट कर लो, ये वाला डायग्राम नोट नहीं करना है, ये वाला डायग्राम नोट कर लेना, है ना। इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ये वाला भाग नोट कर लो, फिर इसके बाद में हम देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसे जो फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल को हम अलग से न जोड़कर, फील्ड कॉइल को हम अलग से बाहरी कोई सोर्स से न जोड़कर इसके आर्मेचर से ही जोड़ देते हैं, इसके आर्मेचर से हम जोड़ देते हैं। तो इसके आर्मेचर से जब जोड़ देते हैं तो ये इसमें खुद के आर्मेचर द्वारा, खुद के द्वारा उत्पन्न हुए वोल्टेज से ही एक्साइटेड हो जाती है, इसे बाहरी कोई सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में एक चीज होती है अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व, चुंबकत्व, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये होना इसमें अनिवार्य होता है, इसमें ये होना अनिवार्य होता है, लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अपशिष्ट चुंबकत्व होना अनिवार्य नहीं होता है। तो हम पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेंगे, इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व होना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है, किसमें, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में। और इसमें और क्या अपना जरूरी बात होती है, इसमें जरूरी रूप से ये, इसमें हम फील्ड रेगुलेटर से कितनी भी करंट को कम या ज्यादा करेंगे, करंट को
कम ज्यादा करेंगे तो ये सभी मान पर ये हमारा जनरेटर चालू रहेगा, स्थायी रूप से चालू रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। तो इसका ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। तो अब इसमें नोट करो, मैं बोलते जाता हूं, आप नोट करते जाओ। तो लिखो, ये डायग्राम बना लिया था ना, अब इसके बाद में लिखो बाह्य डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में लिखना है ना। बाह्य डीसी जनरेटर वह डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड कॉइल को, जिसकी फील्ड कॉइल मतलब क्षेत्र कुंडली को, फील्ड कॉइल मतलब क्षेत्र कुंडली को किसी बाहरी डीसी, किसी बाहरी डीसी स्रोत द्वारा, किसी बाहरी डीसी स्रोत द्वारा, किसी बाहरी डीसी सोर्स या स्रोत द्वारा एक्साइटेड किया जाता है, एक्साइटेड या उत्तेजित किया जाता है, एक्साइटेड या उत्तेजित किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या पृथक उत्तेजन उत्तेजक जनित्र कहलाते हैं। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या था अपना, पृथक उत्तेजित जनित्र। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस जनरेटर के मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के, इस जनरेटर के फील्ड पोल में, इस जनरेटर के फील्ड पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य नहीं होता है। इस जनरेटर में, इस जनरेटर के फील्ड पोल में, इस जनरेटर के फील्ड पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह जनरेटर, यह जनरेटर क्षेत्र धारा, इसे, इस करंट को हम कौन सी करंट बोलेंगे, फील्ड करंट, फील्ड करंट, या इस हिंदी में बोलेंगे क्षेत्र धारा। इस जनरेटर में लिखो, इस जनरेटर में क्षेत्र धारा या फील्ड करंट के किसी भी मान पर, इस जनरेटर में क्षेत्र धारा या फील्ड करंट के किसी भी मान पर, किसी भी मान पर या किसी भी उत्तेजन पर, किसी भी उत्तेजन पर स्थायी रूप से कार्य करता है, स्थायी रूप से कार्य करता है, स्थायी रूप से कार्य करता है। अब इसका उपयोग कहां करेंगे, इसका उपयोग करते हैं हम अनुसंधान कार्य और प्रयोगशालाओं में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्रयोग अनुसंधान कार्य, इसका प्रयोग अनुसंधान कार्य व प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशालाओं में अलग अलग मान के, अलग अलग मान के, अलग अलग मान की वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अलग अलग मान की वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब इसके बाद में, इसके बाद में देखते हैं हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इसके बाद में आप साइड हेडिंग डालो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, इसके बाद में आप साइड हेडिंग डाल लो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो फील्ड पोल होते हैं, ये फील्ड पोल है, ये हमारा कम्यूटेटर है इस प्रकार से, इसमें ये आर्मेचर बने हुए हैं, कंडक्टर, आर्मेचर के कंडक्टर हैं, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। तो इस पे हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, फील्ड बाइंडिंग करते हैं, और इस पे ये, तो इसे हम आर्मेचर से जोड़ देंगे,
इस प्रकार से यहाँ पे आर्मेचर से जोड़ देंगे तो हमारा ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो जाएगा। हमारा इस प्रकार ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो जाएगा। वो सॉरी, सेपरेटली एक्साइटेड नहीं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता था, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में ये फील्ड पोल को हम बाहरी सोर्स से हम यहाँ पे सप्लाई देते थे। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में हम इसको फील्ड वाइंडिंग को हम इसके आर्मेचर से जोड़ देंगे, तो जो आर्मेचर इसका ईएमएफ जनरेट करेगा उसी से ये इसकी फील्ड पोल एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होंगे तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगी और ये हमारा ईएमएफ उत्पन्न करके देने लगेगा, जनरेटर वोल्टेज पैदा करने लगेगा। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं, इसका डायग्राम थोड़ी देर से देखते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में हम लिख लेते हैं। तो हमने देखा था कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में हम यहाँ पे एक होता है अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है। क्या? अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है। कितना होना चाहिए? तो कुल जितनी फ्लक्स होती है, कुल फ्लक्स का 2 से 5% होना चाहिए, 2% से 5% होनी चाहिए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में। ठीक है, तो ये इसका अपशिष्ट चुंबकत्व होना इसमें अनिवार्य होता है ना। तो इसमें हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो लिखो, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वह जनरेटर जो स्वयं के द्वारा या स्वयं के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, स्वयं के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का प्रयोग डीसी उत्तेजन प्रदान करने के लिए करता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है। तो ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर अपने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? शंट जनरेटर, एक हो गया सीरीज जनरेटर, तीसरा हो गया कंपाउंड जनरेटर। तो इन सभी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ और विशेष बात है अगले पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट डाल के आप नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट डाल के इस जनरेटर के फील्ड पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना अनिवार्य होता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है, अन्यथा जनरेटर बिल्डअप नहीं होते हैं। जनरेटर बिल्डअप मतलब तैयार नहीं होता है, बिल्डअप मतलब तैयार होना, मतलब तैयार होना। तो बिल्डअप नहीं होते हैं और हमें जनरेटर के टर्मिनल पर वोल्टेज प्राप्त नहीं होती है, अर्थात वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है और बिल्डअप नहीं होता है, वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करके हमें नहीं देता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इसके फील्ड पोल में कुल फ्लक्स का 2% से 5% अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है या अपशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। अपशिष्ट चुंबकत्व 2% से 5% तक होना चाहिए।
अभी अपशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, ये मैग्नेट वाले चैप्टर में है, तो ये अपशिष्ट चुंबकत्व का मतलब आपको मैग्नेट वाले चैप्टर को पढ़ के ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए थ्योरी क्लास भी पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा आगे की चीज में समझने में दिक्कत होती है ना। तो बेसिक भी क्लियर करना है, आगे मशीन भी पढ़ना है ना। तो इसके बाद में अपशिष्ट चुंबकत्व होता है। तो यदि अपशिष्ट चुंबकत्व, एक पॉइंट लिख लो इसमें, अपशिष्ट चुंबकत्व में जनित्र को उल्टी दिशा में घुमाने पर और घुमाने पर या लिख लो है ना, घुमाने पर या अधिक समय से प्रयोग में न लेने पर जनित्र के पोल का अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक पॉइंट और लिख लो, जब अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और अपशिष्ट चुंबकत्व वापस लाने के लिए इसे हम कोई बाहरी सोर्स से या डीसी सप्लाई से इसको फिर से अपने डीसी सप्लाई देते हैं, इसमें करंट फ्लो करवाते हैं और अपशिष्ट चुंबकत्व लाते हैं, तो इस प्रक्रिया को फ्लैशिंग कहते हैं। तो इसमें लिख लो, अपशिष्ट चुंबकत्व वापस प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट चुंबकत्व वापस प्राप्त करने के लिए किसी डीसी स्रोत से जनित्र के पोल को जोड़ा जाता है। जनित्र के पोल को जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को फ्लैशिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को फ्लैशिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को फ्लैशिंग कहते हैं। अब इस प्रकार से हमें जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में हम इसके फील्ड पोल को हम इसी के आर्मेचर में जोड़ देते हैं। ये इसी के द्वारा उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ के द्वारा ये एक्साइट करते हैं, है ना। एक्साइट होते हैं इसके पोल, और इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है। अपशिष्ट चुंबकत्व कितना होना चाहिए? अपशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए कुल फ्लक्स का 2 से 5% होना चाहिए। और अपशिष्ट चुंबकत्व कैसे खत्म हो जाता है, वापस कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके बारे में हमने मेनली पॉइंट नोट कर लिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी है, इसे याद रखना है ना कि अपशिष्ट चुंबकत्व कैसे समाप्त हो जाते हैं और अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के बाद उसे वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और अपशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के प्रक्रिया को हम फ्लैशिंग कहते हैं। ये हमेशा अपने को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे डीसी शंट जनरेटर और इसके बाद में सीरीज जनरेटर, इसके बाद में कंपाउंड जनरेटर। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, कि नेक्स्ट क्लास में हम डीसी शंट जनरेटर के बारे में, सीरीज जनरेटर के बारे में और कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं
तो वो कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके फार्मूलाज क्या होते हैं, तो हम सब अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास के वीडियो को या सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन तक जरूर पहुंचाएं जिस इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाए जिनको इस वीडियो की सच में आवश्यकता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा वाला, जो ITI रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे, ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, है ना, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनके लिए, सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट है ITI वाले, उन सभी के लिए ये बहुत जरूरी क्लास होने वाली है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक जरूर पहुंचाइए वीडियो, है ना। बाकी आप लोग के जिसके काम करना हो तो वो ठीक है, कम से कम लाइक तो कर ही सकता है, कमेंट कर ही सकता है। तो बाकी अब बहुत जल्दी मिलेंगे हम अगली क्लास में, है ना।